नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेकर आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है एक शानदार सेशन का और बात करने वाले हम कुछ और खास, कुछ और स्पेसिफिक और कुछ और शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद क्वेश्चंस की। गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत है सभी लोगों का दिल खोल के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। सेशन का हर क्वेश्चन प्यारे दोस्तों रहने वाला इंपॉर्टेंट। सेशन के हर क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी स्टाफ नर्स एग्जाम के स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में। स्पेशल एमसीक्यू यहाँ पे रहेंगे, स्पेशल बातें यहाँ पे रहेगी और स्पेशल चीज़ें यहाँ पे रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की सबसे पहले प्रश्न के साथ में, जो कि आपके पहले आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वाति पटेल, भागीरथ, जयमाला, दिव्यानी, रूबी, सिमरन, किरण, बीरू, अंकिता, एकता, रूबीना, आस्था, दिव्यानी, सत्येंद्र, नेहा सिंह, पूजा। क्या बात है, स्वागत सभी लोगों का। सवाल को अच्छे से पढ़े, ऑप्शन को पढ़े, फिर अपना जवाब लिखे। ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, ट्रीटमेंट फॉर रीनल स्टोन, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और वन टाइम ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन। चार बातें हैं, लेजर लिथोट्रिप्सी, इलियल कॉन्डोइट, हाइड्रोनेफ्रोसिस और कीगल एक्सरसाइज। चार ऑप्शन और क्वेश्चन के चार इंपॉर्टेंट बातें। आपका जवाब बहुत बढ़िया, स्वागत सभी लोगों का। अभी जवाब लिखो दोस्तों। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल, स्वागत, ऑप्शंस और आपके जवाब। आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए भाई, आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए। DAC बी, तो याद रखना, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे पहला ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका यूरिन का जो ट्रैक होता है उस ट्रैक के अंदर अगर रुकावट हो जाए, कहीं रुक गया, मान लो यहाँ पे रुकावट हो गई, तो क्या होगा? लेजर लिथोट्रिप्सी नहीं, इलियल कॉन्डोइट बनाते हैं नहीं, हाइड्रोनेफ्रोसिस यस, यूरिन यहाँ से आ रहा था, यूरिन बाहर नहीं जा रहा है तो किडनी साइज में बड़ा हो जाएगा, गुर्दा फूल जाएगा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल किडनी है। और ये हाइड्रोनेफ्रोसिस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, फूला हुआ गुर्दा है, ये वो नॉर्मल गुर्दा है, ये फूला हुआ गुर्दा है। तो यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोनेफ्रोसिस। पहला जो है, पहला उसका तीसरा होगा, पहले का तीसरा यहाँ है, बाकी कहीं पे भी नहीं है, आप देख सकते हो ना, तो पहले में है ना, ये है ना, ये है, पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन में है। हम बाकी वालों को भी मैच कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रीनल स्टोन, किडनी में पथरी होती है तो लेजर लिथोट्रिप्सी करते हैं, तो दूसरे का पहला सही है, सही जा रहा है, सही जा रहा है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जब भी होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जब भी होता है तो कीगल एक्सरसाइज करते हैं भाई साहब, तीसरे का चौथा सही जा रहा है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जब भी होता है कीगल एक्सरसाइज करते हैं। और एक तरह का यूरिनरी डाइवर्जन, एक तरह का यूरिनरी डाइवर्जन जो होता है वो इलियल कॉन्डोइट के नाम से जाना जाता है। यूरिनरी डाइवर्जन जो है इसको इलियल कॉन्डोइट कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन डी है ना प्यारे दोस्तों, ये ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि अगर मैं ऑब्स्ट्रक्शन की बात करूँ तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, अगर मैं रीनल स्टोन के ट्रीटमेंट की बात करूँ तो लेजर लिथोट्रिप्सी होगा, अगर मैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की बात करूँ तो कीगल एक्सरसाइज होगा, और यूरिनरी डाइवर्जन की बात करूँ तो इलियल कॉन्डोइट होगा। तो ये डी करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। लगभग सभी रसगुल्लों ने सही पहचाना। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस मैंने बता दिया कि यहाँ पे पथरी है और पेशाब आगे की तरफ नहीं निकल पा रहा है, इसलिए गुर्दा फूल गया है। गुर्दे के फूलने के इस प्रोसेस को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। कुछ बातें आपके लिए नहीं है, नहीं में जैसे लेजर लिथोट्रिप्सी है
तो आप कहोगे सर ये क्या होती है? तो इसका मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि जैसे मान लो यहाँ पे ये पतरी है और इस पतरी को मेरे को बाहर निकालना है, तो ये बाहर कैसे निकलेगी? तो मैं बाहर से मैं लेज़र लाइट यूज़ करता हूँ और उस लाइट से इस पतरी को तोड़ता हूँ, बिखेरता हूँ और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर देता हूँ। तो लाइट्स डाल के पतरी को बिखेर देना लिथोट्रिप्सी कहलाता है और ये स्टोन का इलाज है। तो जब रीनल स्टोन था तो मैंने लिथोट्रिप्सी किया और पतरी को बहुत सारे टुकड़ों में बिखेर दिया और फिर मरीज को खूब सारा पानी दिया और ये पतरी पानी के साथ में बह के बाहर आ गई। ये एक तरीका था इलाज का। अच्छा, एक और यहाँ पे लिखा हुआ है ये तो हो गया ऑब्स्ट्रक्शन, हो गया, ये हो गया। एक है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जब भी होता है, ये प्रेग्नेंट लेडी को होता है, खांसने और छींकने पे यूरिन लीक होता है, इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के केस में मरीज जो है उसको कीगल एक्सरसाइज हम सजेस्ट करते हैं, जिसमें मरीज जो है अपने जो मसल होती है, पेल्विक फ्लोर की मसल है, उसको टाइट करना, रिलैक्स करना, टाइट करना, रिलैक्स करना, ये एक्सरसाइज करती है। इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का इलाज के नाम से जानते हैं, है कि नहीं? तो ये जो कहानी रहती है ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की है, जिसमें कीगल एक्सरसाइज काम में लेते हैं। दोनों लेग जो होते हैं, इन लेग को ऐसे क्रिस क्रॉस करते हैं और मरीज को कहते हैं अपने पेल्विक वाले एरिया को एकदम टाइट करो, लूज करो, टाइट करो, लूज करो। ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। और एक यहाँ पे है एक तरह का यूरिनरी डाइवर्जन, इलियल कॉन्डोइट। ये समझने वाली बात है कि जैसे मान लो आपका ये यूरिनरी ट्रैक्ट है और यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे होता है आपका ब्लैडर, ये ब्लैडर है सर, और ये है आपका यूरेथ्रा। अब होता क्या है कि ये जो ब्लैडर है, इस ब्लैडर में कोई मास हो गया, कोई वो हो गया, ट्यूमर बन गया, ब्लैडर में कोई बड़ा सा ट्यूमर बन गया, कोई गांठ बन गई, कोई मास बन गया। और जब ब्लैडर के अंदर कोई ट्यूमर बन गया, कोई गांठ बन गई, कोई मास बन गया, बड़ा सा ट्यूमर बन गया ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी यूरिन आता है वो बाहर नहीं जाता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। ब्लैडर में जब मास बन गया, कोई गांठ बन गया, कोई बहुत बड़ा ट्यूमर ब्लैडर के अंदर बन गया, यूरिन यहाँ से निकल नहीं पाता है, तो ये हमने डायग्नोस किया तो पता चला कि ये तो ब्लैडर को कैंसर है। जो ब्लैडर के कैंसर का पता चला तो हमारे पास में एक इलाज का ऑप्शन था, और वो ऑप्शन क्या था? ब्लैडर को कट करो और हटा दो। तो हमने क्या किया, इस ब्लैडर को कट किया और इसको पूरा का पूरा हटा दिया। भाई साहब, हमने ब्लैडर को कट किया और ब्लैडर को पूरा का पूरा क्या कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ पे रह गया आपके यूरेटर, ये रह गया यूरेथ्रा, बीच में से ब्लैडर गायब। अब यूरिन बाहर कैसे आएगा? अब यूरिन बाहर कैसे आएगा बताओ? नहीं आएगा सर। तो क्या करेंगे, हम आंत में से इलियम लेंगे, इलियम, आंत का एक टुकड़ा, आंत का एक टुकड़ा लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इलियम। जब हमने आंत का एक टुकड़ा लिया, इलियम, इलियम को लेने के बाद में वो जो इलियम है, उस इलियम को यहाँ क्या करते हैं, इलियम जो है यहाँ पे यूरेटर जो है इसको इलियम से जोड़ देते हैं और इलियम को यहाँ बाहर की तरफ एक स्टोमा के रूप में बाहर क्रिएट कर दे यहाँ पे। इसको बोलते हैं इलियल कॉन्डोइट, है कि नहीं? इसको हम क्या बोलते हैं, ये यूरिनरी डाइवर्जन है और इसको हम नाम देते हैं इलियल कॉन्डोइट, इलियल कॉन्डोइट। अब मरीज जो है उसका यूरिन कहाँ से आएगा, इस स्टोमा से आएगा, इसको बोलते हैं यूरोस्टोमी। क्या बना दिया हमने, एक स्टोमा ओपनिंग बना दी, इसको बोलते हैं यूरोस्टोमी। और एक ड्रेनेज ऐसे लगा दिया, किडनी यूरिन बनाएगा और किडनी के द्वारा बनने वाला यूरिन जो है वो यहाँ से बाहर आएगा, किडनी यूरिन बनाएगा, वो बनने वाला यूरिन यहाँ से बाहर आएगा और बाहर आके यूरिन जो है यहाँ से बाहर आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ब्लैडर के बैग के अंदर आएगा, बैग के अंदर इकट्ठा होएगा। इस बैग को हम क्या नाम देते हैं, यूरोस्टोमी बैग। क्या बोलते हैं, यूरोस्टोमी। और ये जो हमने बनाया डाइवर्जन, इसको बोलते हैं इलियल कॉन्डोइट। क्या बोलते हैं इसको, इलियल कॉन्डोइट, यूरोस्टोमी बैग। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट। नाउ तो ये आपका इलियल कॉन्डोइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ये सवाल कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल यू आर केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हाइपोनेट्रिमिक इंक्लूड। एक मरीज को अगर हाइपोनेट्रीमिया हो, बड़ा अच्छा सवाल है, एक मरीज को अगर हाइपोनेट्रीमिया हो, हाइपोनेट्रीमिया वाले मरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, प्रोवाइड आइसोटोनिक सलाइन, एडमिनिस्ट्रेशन पोटेशियम एड ओजर बाय फिजिशियन,
प्रोवाइड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। इंसर्ट नहीं करते हैं, अंदर से रास्ता क्रिएट करते हैं। भाई इलियम बहुत लंबी आंत होती है, उसका एक टुकड़ा ले लेते हैं और वहीं से उसको क्रिएट किया जाता है। सर्जिकली करते हैं ये, क्योंकि ऐसा नहीं है पाइप है जो अंदर डालेंगे, ऐसा नहीं है। सर्जिकली यहाँ पे ओपनिंग क्रिएट कराई जाती है, इलियम की ओपनिंग, और इलियम को जोड़ा जाता है यूरेटर से। रास्ता है ये, डाइवर्जन है। पढ़ ले लाले, टोल टैक्स तो फ्री होगा कि नहीं होगा, लेकिन एग्जाम से फ्री हो जाएगा अगर नहीं पढ़ा तो। फिर बता रहे हम, है कि नहीं है। टोल टैक्स देने के काबिल तो बन जाओगे अगर नौकरी लगी तो, नहीं तो टोल टैक्स भी देना पड़ेगा और नौकरी और नहीं लगेगी। तो वो तो साइड में रख दो, पहले यहाँ पे फोकस करो। सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन जब आप केयर दे रहे हो एक मरीज को जिसको हाइपोनेट्रीमिया है, पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, दूसरा है प्रोवाइड आइसोटोनिक सलाइन, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन पोटेशियम एज ऑर्डर बाय फिजिशियन और प्रोवाइड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग। बड़ा अच्छा सवाल है। अगर किसी मरीज को हाइपोनेट्रेमिक कंडीशन हो गई है, जब मरीज में हाइपोनेट्रेमिक कंडीशन हो गई है तो क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे चार में से क्या ऑप्शन रहेगा आपका, क्या इलाज करोगे आप? बी आंसर लिख रहे हैं। अरे मेरे लालो सुनो, बी आंसर में लिखा है आइसोटोनिक सलाइन। हाइपोनेट्रीमिया के मरीज में आइसोटोनिक सलाइन इलाज होता ही नहीं है। पहली बात, एक कॉमन सेंस बताओ कि मान लो मरीज है और उसका सीरम सोडियम लेवल कम है, सीरम सोडियम लेवल का नॉर्मल वैल्यू से कम होना, लेस देन 135 mg पर DL। तो अगर इसको मिलिकुलर पर लीटर, तो अगर इसको हमें देना भी है, अगर हम फ्लूइड देने के बारे में सोचेंगे भी, तो हम 3% नॉर्मल से ना हाइपरटोनिक देंगे ना भाई, हाइपरटोनिक देंगे ना। हाइपोटोनिक काय को देंगे, आइसोटोनिक काय को देंगे, है ना। जब हमें देना ही है तो हम कौन सा देंगे, हाइपरटोनिक देंगे, 3% NS देंगे। एक रसगुल्ला कह रहा है कि हम पोटेशियम ऑर्डर फिजिशियन ने दिया है वो पोटेशियम देंगे, बिल्कुल नहीं। सोडियम का कमी है, पोटेशियम काय को देंगे? मरीज को तो सोडियम कम है, तुम बाहर से पोटेशियम दोगे, बहुत ही नॉनसेंस हरकत होगी ये तो। और उल्टा याद रखना, जब हाइपोनेट्रीमिया है तो मोस्ट प्रोबेबली मरीज को रीनल फेलियर है। रीनल फेलियर के मरीज में फ्लूइड रिटेंड करता है और फ्लूइड बॉडी में ज़्यादा है, तो वहाँ पे चांस तो यह है कि फ्लूइड का ओवरलोड होने की रिस्क है। हाइपोनेट्रीमिया एक इस बात को भी इंडिकेट करता है कि क्लाइंट में है फ्लूइड ओवरलोड, है कि नहीं है। तो एनजी ट्यूब से फीडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मरीज में फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर दो, क्योंकि हो सकता है कि ये जो हाइपोनेट्रीमिया है ये डाइल्यूशनल टाइप का हो। देयर इज मोर चांस कि मरीज को कौन सा हाइपोनेट्रीमिया है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है। जब हाइपोनेट्रीमिया डाइल्यूशनल वाला होता है तो फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट कर देना होता है। तो हाइपोनेट्रीमिया डाइल्यूशन टाइप का होता है तो फ्लूइड क्या कर देना होता है, रेस्ट्रिक्ट कर देना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि नहीं है, इजी है कि नहीं है। और फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वो भी एक हाइपोनेट्रीमिया का कारण बनता है। अब आप कहोगे कि सर हम डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया क्यों माने, क्योंकि बाकी वाले ऑप्शन में ताकत नहीं है कि वो हाइपोनेट्रीमिया के पॉइंट ऑफ व्यू में सही हो जाए। आप किसी भी ऑप्शन को सही नहीं कर सकते। अगर आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, और अगर आप वहाँ पे पोटेशियम दे रहे हो तो कोई सेंस ही नहीं है ना। क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया के होने का एक कारण रीनल फेलियर है, और रीनल फेलियर में हाइपरकैलेमिया होता है। अगर आपने पोटेशियम दिया तो मरीज को कार्डियक अरेस्ट होने की पूरी रिस्क है। हाइपोटोनिया अपने आप में एक वो है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मरीज को अगर देना है तो क्या देंगे, हाइपरटोनिक 3% नॉर्मल सेलाइन देंगे, और वो ऑप्शन में नहीं है तो मरीज के फ्लूइड क्या कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया है, फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा हो गया है, कम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न जो आप सभी को लिखना है, अपना अपना लिखना है, आंकड़ा बिल्कुल नया चाहिए भाई। देखो मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास के अंदर जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन दिखना चाहिए, बस बाकी सब सेकेंडरी। और आंकड़ा बिल्कुल नया होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि लगा दे आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और जो सीनलेस सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। इस बार इस यूपीपीएससी एग्जाम को इसकी औकात दिखाएंगे, और महादेव की सौगंध खोपड़ी में छेद बीचों बीच होगा,
और उस समय हंगामा होगा, उस समय हाहाकार होगा, उसमें भोकाल आएगा और ये सिलेक्शन वाला भोकाल होएगा। रैंक के साथ में सिलेक्शन निकलेंगे, नंबर अनलिमिटेड रहेंगे। बातें सबसे महत्वपूर्ण होगी कि अगर वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करें एचआईवी की, माँ से बच्चे में ट्रांसमिशन की बात करें तो कौन से समय ये ट्रांसमिशन होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन कौन से समय पे होता है? पहला यहाँ पे लिखा हुआ है एंटीनेटल, दूसरा है इंट्रानेटल, तीसरा है पोस्ट नेटल और चौथा है ब्रेस्ट फीडिंग। वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है ना प्यारे दोस्तों, वर्टिकल ट्रांसमिशन एचआईवी का वो किस समय होता है? ड्यूरिंग लेबर। याद रखना, ये ना तो एंटीनेटल में ज़्यादा होता है ना पोस्ट नेटल में ज़्यादा होता है, ये होता है इंट्रानेटल पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। कब होता है? ड्यूरिंग लेबर। इसमें आपने देखा होगा अगर मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो हम प्रीफर करते हैं एलएससीएस को क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी देना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी से और ज़्यादा वहाँ पे चांस है कि बच्चे में ट्रांसमिट नहीं हुआ तो भी हो जाएगा। तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन एलएससीएस करते हैं। इंटरनेटल पीरियड के दौरान इसके ट्रांसमिशन होने की रिस्क बढ़ जाती है। वेरी गुड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न, मीडिएटर ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, मीडिएटर ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक कौन सा रहेगा? बताओ, जल्दी बताओ, स्पीड के साथ में बताओ, अगरबत्ती लगा के बताओ प्यारे दोस्तों। जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है, जैसे आर्यन ने नहीं लगाई है और आंकड़ा आ चुका मेरे सामने, पूरी लिस्ट खुल चुकी है। सूजी ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है भाई, हैं? स्वर्णिमा ने लगा दी है, ये कौन है भाई? रितु ने लगा दी है, संगीता ने नहीं लगाई है, आदित्य ने नहीं लगाई है। बहुत बढ़िया। तो कुछ बच्चों ने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई है। प्रेस द लाइक बटन, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। एनाफाइलेटिक शॉक में मीडिएटर्स कौन है? एनाफाइलेटिक शॉक जो है वो टाइप 1 रिएक्शन को बोलते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। टाइप 1 जो रिएक्शन होती है, इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई भी फॉरेन एंटीजन की तरह काम करता है। कोई पोलन है, कोई डस्ट है, घर में झाड़ा फटका करता है, गाय भैंस को चार डालते हैं, कुत्ती बिल्ली के बाद अगरबत्ती, परफ्यूम, पाउडर, टेलकम, ये सभी के सभी क्या होते हैं? एलर्जन होते हैं। जब भी कोई एलर्जन जो है एंटर करता है आपकी बॉडी में, इट एक्ट एज ए फॉरेन पार्टिकल। तो जब फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में गया और उसने एंटीजन की तरह काम किया तो आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में वहाँ पे क्या रिलीज हुए? केमिकल मीडिएटर्स। केमिकल मीडिएटर्स जो होते हैं वो यहाँ पे हिस्टामिन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारे होते हैं। हिस्टामिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सभी के सभी केमिकल मीडिएटर्स है। यहाँ पे इस ऑप्शन में यही दिया गया है। कौन रिलीज होता है? तो हिस्टामिन रिलीज होता है यहाँ पे। साइटोकाइनेज यानी डोपामिन, एडीआर नहीं है। ए करेक्ट आंसर है। इसको हम क्या नाम देते हैं? हिस्टामिन। केमिकल मीडिएटर्स है। हिस्टामिन जो रिलीज होता है एंटीजन के जाते ही, और ये हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कराता है। इसको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन कहते हैं, जिससे आपका जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसके अंदर पूरा एडिमेटस हो जाएगा, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, मरीज को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। जब पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे स्पाज्मोटिक हो जाता है तो पेशेंट जो है अच्छे तरीके से ब्रेथ भी नहीं कर पाता, मरीज है अनेबल टू ब्रेथ प्रॉपर्ली। दैट इज ए मेजर इशू, मेजर रिस्क ऑफ द क्लाइंट हु इज सफरिंग फ्रॉम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। इसको बोलता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन। अगला प्रश्न,
विच इन्वेस्टिगेशन इज नॉट डन डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, EEG, ECG, CT स्कैन और लंबार पंक्चर। ये तो गलत नहीं होना चाहिए लालो, इसमें ये आंसर मत करो भाई, इसमें ये आंसर क्यों कर रहे हो? जब सवाल ने क्रिस्टल क्लियर बोला है कि नॉट डायग्नोसिस ऑफ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को डायग्नोसिस नहीं करने में EEG का तो रोल होता है, CT स्कैन होता है, लंबार पंक्चर होता है, लेकिन किसका रोल नहीं है? ECG का क्या रोल है बताओ? ECG का क्या रोल है? ECG हार्ट के लिए करते हैं, ब्रेन के लिए नहीं, है कि नहीं? तो यहाँ पे रोल ECG का रहता है, ना कि EEG का, CT स्कैन और लंबार पंक्चर। ECG, that is the correct one। अगला प्रश्न, A fracture in which there is no break in the skin is known as, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें स्किन में ब्रेक डाउन नहीं होता है, स्किन टूटता नहीं है, हड्डी टूटता नहीं है, स्किन में ब्रेक नहीं होता है। फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गया, स्किन में ब्रेक नहीं हुआ, कौन सा फ्रैक्चर होता है? नो ब्रेक इन द स्किन, पहला ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। याद रखना, ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, सभी में टूटती तो हड्डी है, लेकिन साथ में स्किन में भी ब्रेकडाउन होता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी मरीज के अंदर क्लोज फ्रैक्चर हो जाए, तो क्लोज फ्रैक्चर का मतलब ही यही होता है कि ऐसा फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर बंद है। फ्रैक्चर बंद है मतलब ऊपर की स्किन बंद है, अंदर की हड्डी टूटा है। जब स्किन बंद है और अंदर का हड्डी टूटा है, इसको क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। बाकी सभी फ्रैक्चर कौन से फ्रैक्चर होते हैं? ओपन फ्रैक्चर होते हैं। अगला प्रश्न, ऐसा फ्रैक्चर जिसमें अंदर का हड्डी टूटा है, ऊपर का स्किन हटा नहीं है, उसको क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। बाकी तमाम तरह के फ्रैक्चर में हड्डी भी टूटता है और ऊपर का स्किन भी हट जाता है, उसको हम ओपन फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। वो कंपाउंड हो सकता है और वो आपका इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो सकता है। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्यारे दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंट्राओक्यूलर प्रेशर, IOP, इसको हम बोलते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर, वो इंक्रीज हो जाता है। याद रखना, इंट्राओक्यूलर प्रेशर की हम अगर बात करें तो नॉर्मल कितना होता है? 8 to 21 mm of Hg, 8 to 21 mm of Hg, ये नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है। अगर इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाता है, 21 से ज़्यादा हो जाता है, तब कंडीशन ग्लूकोमा कहलाती है। ग्लूकोमा एक कंडीशन होती है जिसमें नॉर्मल IOP बढ़ जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा एक कंडीशन है जिसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। ये दो तरह का हो सकता है, ओपन एंगल ग्लूकोमा, ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ये दो तरह के ग्लूकोमा होता है, ध्यान रखना। और ग्लूकोमा एक कंडीशन है जिसमें इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इंक्रीज IOP को ग्लूकोमा कहते हैं। इसको मेजर करने के लिए टोनोमेट्री काम में लेते हैं, टोनोमेट्री मेजर करने को। और इसकी दवाई जो रहती है वो रहती है टिमोलोल, बीटा ब्लॉकर। टिमोलोल क्या है? बीटा ब्लॉकर है, जो ग्लूकोमा में काम में लिया जाता है। दैट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पे हमारा जवाब क्या रहेगा प्यारे दोस्तों? ग्लूकोमा। कैटरेक्ट जो होता है, कैटरेक्ट, इसको हम बोलते हैं कि आपका जो लेंस है, लेंस जब अपनी आर पार की दृष्टि खो देता है, लेंस जब पारदर्शी नहीं रहता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कैटरेक्ट। रेटिनाइटिस फॉर रेटिना एंड कंजक्टिवाइटिस फॉर कंजक्टिवा। सो द आंसर इज ग्लूकोमा। जिसमें IOP जो है वो बढ़ जाता है, वो ग्लूकोमा कहलाता है। इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर और प्रेशर विद इन द आई, दैट इज इंक्रीज, जिससे विजन अफेक्ट होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बैकेंड decomposing tissue that is devoid of blood circulation is known as contracture, atrophy, gangrene और एरिथमा।
आंकड़ा बिल्कुल नया प्यारा दोस्तों, और आंसर बिल्कुल ज़बरदस्त, एकदम नया आंसर होना चाहिए नए आंकड़े के साथ में। और सभी को उत्साहित मन के साथ में जुड़ना है। आपका मन हमेशा उत्साह से भरा हुआ रहना चाहिए। वो टिश्यू जो डीकम्पोस्टिंग टाइप के होते हैं, ब्लैक हो जाते हैं पूरे, ब्लैक नेक्रोटाइजिंग टिश्यू को हम गैंग्रीन के नाम से जानते हैं। इसको हम कॉन्ट्रैक्चर्स नहीं कहते हैं, एट्रोपी नहीं कहते हैं, एरिथमा नहीं कहते हैं, इसको हम गैंग्रीन कहते हैं। जो बेसिकली 3 तरह की होती है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। तीन हो गई, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन जो होती है, दूसरा वेट गैंग्रीन, तीसरा गैस गैंग्रीन। गैंग्रीन के टाइप है। ड्राई गैंग्रीन नॉर्मली होती है, मैंने बोला उसमें अगर बैक्टीरिया आ जाए तो गैस गैंग्रीन। बैक्टीरिया, एक काम करते हैं, ड्राई गैंग्रीन तो है नॉर्मल गैंग्रीन मतलब इसीमिया, और उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाए, कोई भी बैक्टीरिया आ जाए तो उसको बोलते हैं वेट गैंग्रीन, बैक्टीरिया। और एक खास बैक्टीरिया आ जाए जिसको हम नाम देते हैं क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे, तब इसको बोलता है गैस गैंग्रीन। कौन सा गैंग्रीन है? गैस गैंग्रीन। एक हो गया ड्राई गैंग्रीन, इसीमिया। वेट गैंग्रीन, अंदर बैक्टीरिया ग्रो करता है। गैस गैंग्रीन, क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे जो होता है वो कारण है गैस गैंग्रीन का। तो गैंग्रीन यहाँ पे आंसर है। एरिथमा जो है रेडनेस को बोलते हैं, एरिथमा इज द रेडनेस, एरिथमा। एट्रोपी या कॉन्ट्रैक्चर्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, करेक्ट आंसर सी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन प्यारे दोस्तों, कल यानी कि परसों यानी कि 3 सितंबर को सुबह 10 बजे नॉर्थ सेट से पहले, नॉर्थ सेट प्रीलिम परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा जोधपुर, जयपुर, इंदौर और प्रयागराज 4 ऑफलाइन सेंटर पे ये परीक्षा आयोजित होगी। सभी बच्चे ऑफलाइन सेंटर में आके इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और नॉर्थ सेट ये एग्ज़ाम से पहले एक बेहतरीन तैयारी वहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो फोटो है, ये फोटो गैंग्रीन का है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। ये जो गैंग्रीन है, ये हमने बोला था एक तो होता है ड्राई गैंग्रीन, एक होता है वेट गैंग्रीन और एक होता है गैस गैंग्रीन। और गैस गैंग्रीन होने का एक खास पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम परफिंजे। और अगर इस गैंग्रीन को आपने समझा तो अगरबत्ती लगा के आगे बढ़िएगा। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन। हर सवाल का जवाब आप करने के काबिल बनेंगे, पर उसके लिए आपको पूरी शिद्दत, जोश, जुनून, उत्साह और पागलपन दिखाना पड़ेगा। आपके जवाब में वो पागलपन दिखना चाहिए कि आप एग्जाम के बारे में एक बेहतरीन तैयारी के साथ में जा रहे हैं। अगला प्रश्न, सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट फाउंड इन हार्ट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में कौन सा सिम्टम नहीं पाया जाता है? हीट स्ट्रोक में कौन सा सिम्टम नहीं पाया जाता? जल्दी से जवाब लिखिएगा। एक 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, रैपिड पल्स रेट, हॉट एंड ड्राई स्किन, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। हीट स्ट्रोक में कौन सा सिम्टम नहीं होता? ध्यान रखना, हीट स्ट्रोक हुआ है तो डेफिनेटली टेम्परेचर अभी भी बढ़ा हुआ होगा, रैपिड पल्स रेट यहाँ पे सिम्टम में आएगा, हॉट एंड ड्राई स्किन हो जाएगी, लेकिन स्वेटिंग जो है वो एक लिमिट तक ही होती है। उसके बाद में जब मरीज को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो स्ट्रोक में फिर स्वेटिंग नहीं होती है। इनिशियली जब हीट लगती है तब स्वेटिंग हो जाती है, बॉडी का रेस्पॉन्ड है, प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्ड है। लेकिन जब मरीज जो है उसको हीट का स्ट्रोक आ गया है, हीट इतना ज़्यादा भयंकर हो गया है, तो फिर मरीज को यहाँ पे स्वेटिंग का कंसेप्ट नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार स्वेटिंग जो है, डायफोरेसिस, ये यहाँ पे नहीं होगी, बाकी सब हो सकता है। हॉट एंड ड्राई स्किन हो जाएगी, रैपिड पल्स रेट वहाँ पे मरीज में देखने को मिलेगी, टेम्परेचर 104 हो जाएगा, और ये सभी सिम्टम वहाँ पे हीट स्ट्रोक के देखने को मिलेंगे।
अगले प्रश्न के साथ में ट्रोकोमा। ट्रेकोमा इज द इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गन, कौन से ऑर्गन का इन्फेक्शन को हम ट्रेकोमा के नाम से जानते हैं? पहला है सर्विक्स, स्किन, ट्रेकिया और आई। ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? प्यारे दोस्तों, ट्रेकोमा किसकी बीमारी है? और जो भी हमारे बच्चे जिनका यूएमएस का रिजल्ट आ गया है ना, अभी जो तैयारी हम कर रहे हैं यूपी पीएससी की कर रहे हैं, इससे पहले यूपी यूएमएस की हमने पूरी डिटेल के साथ में तैयारी करवाई थी, हमने ऑनलाइन बैच से भी तैयारी कराई थी और बहुत सारे बच्चे जो है रैंक के साथ में सेलेक्ट हुए। तो एक बार सभी लोगों को बहुत सारी बधाई है और दिल खोल के बधाई। कोई भी सिलेक्टेड बच्चा है तो अपना नाम हमें बता सकता है। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं यूपी यूएमएस में एग्जैक्टली, तो उनको बहुत बहुत बधाई। हाँ, आपने देखा होगा कि ये जो है ड्राई आई की जो हम बात कर रहे हैं, ट्रेकोमा में ड्राई आई होती है और ट्रेकोमा जो बीमारी होती है उसके अंदर सेप स्ट्रेटर्जी काम में लेते हैं। आपने देखा होगा सेप स्ट्रेटर्जी इन ट्रेकोमा ये बेसिकली बीमारी कौन सी होती है? ये आई की बीमारी होती है। ट्रेकोमा किसको बीमारी होती है? आँख की बीमारी होती है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये सर्विक्स की, स्किन की या ट्रेकिया की बीमारी नहीं है, ये आँख की बीमारी है। नाम इसका ट्रेकोमा है लेकिन बीमारी आँख में होती है नाम इसका ट्रेकोमा है लेकिन बीमारी कहाँ होती है? बीमारी आँख में होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। समझ आ रही है बात को? आसान है, माथे पे बैठा नहीं है कुछ ये आशीर्वाद देने आया है। तो अगले प्रश्न से आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो ये है आपका ट्रेकोमा और ये ट्रेकोमा में ड्राई आई हो जाती है पूरी एकदम। देखो आँख कितनी एकदम सूख गई है, आँख एकदम क्या हो गई है? सूख गई है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको हम ट्रेकोमा के नाम से जानते हैं। रफ आई या ड्राई आई इसको कहते हैं। बहुत बढ़िया, सेप स्ट्रेटजी, सेप स्टडी नहीं सेप स्ट्रेटजी। मेरे प्यारे लाल, स्टडी तो सेप ही होती है हमेशा। तुम लोग इतना सेप स्टडी करते हो, तकिया लगा के पाँव फंसार के तकिया बन जाएगा, यूपी पीएससी में सेलेक्ट हो जाएगा, तुम बैठे रहना। अबे ऐसे थोड़ी पढ़ा जाता है, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं कुछ, कैसे ही पढ़ रहे हैं। बैठ के टेबल चेयर लगा के पढ़ो, तब मामला आएगा आपके पक्ष के अंदर, तब एग्जाम का रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, है कि नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। जनरली lumbar puncture is done at which of the following site? क्या बात है, 98 रैंक, बहुत सारी बधाइयाँ भाई, बहुत ही बहुत बढ़िया। 98 रैंक यूपी यूएमएस है। देख लो आप बच्चों, हमारे बच्चे रैंक के साथ में सेलेक्ट होते हैं, बात इतनी सी है। और ये इनके लगातार और सतत जो इनका संकल्प शक्ति था उसका ये परिणाम है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे सवाल ने बोला जनरली लंबार पंक्चर डन एट विच ऑफ दी फॉलोइंग। अच्छा, आप में से कितने लोग यूपीपीएससी में रैंक ला के दिखाएंगे कि सर हम भी रैंक लाएंगे? एक बार अगरबत्ती लगा के पूरा जोश दिखा दो और एकदम नए आंकड़े के साथ में ऐलान कर दो कि हो रहा आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, है ना। युद्ध एक बहुत ही सुंदर लाइन है, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है वंशज राणा का, फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो भाला फेंकना है, लंबा फेंकना है और सबसे आगे फेंकना है, सफलता का मिलना तय है। लंबर पंक्चर जो हम करते हैं वो कौन से लेवल पे करता है? तो L3 एंड L4 लेवल पे करता है लंबर पंक्चर। T12, L2, L1, L1, L2, L2, L3। तो यहाँ पे रहेगा L3 एंड L4। ये देखो एक प्रोसीजर होता है जिसमें मरीज को लेटरल एस्पेक्ट पे लेटाते हैं, लाइंग पोजीशन देता है, नी फ्लेक्स करता है, लेग फ्लेक्स करता है, बैक पीछे आता है, नीडल लेता है, लंबर एरिया में पंक्चर करता है, सीएसएफ को ड्रेन करता है, सीएसएफ ड्रेन करते हैं और इसको सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हो। सीएसएफ को ड्रेन करता है, ड्रेन करने के बाद में जो है एनालिसिस के लिए भेजते हैं
और एनालिसिस से मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस डायग्नोस होता है यहाँ पे। तो CSF एनालिसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है CSF एनालिसिस में कि आपका प्रोटीन कितना है, कलर कितना है, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, मैन मेडिसिन गिवन ड्यूरिंग एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज, अगर किसी मरीज में एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाए तो कौन सी मैन मेडिकेशन वहाँ पे मरीज को दिया जाता है। एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन में दी जाने वाली मुख्य दवाई कौन सी है, जो आप सभी को लिखना है। व्हाट इज द मैन मेडिकेशन विच इज गिवन टू द क्लाइंट विद एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन। जो आप लिखे प्यारे दोस्तों स्पीड के साथ में, और इतना मामला धीरे नहीं होना चाहिए भाई। आपके कमेंट में जान होनी चाहिए, आपके कमेंट में आपका पूरा का पूरा अभिमान होना चाहिए, और ये माहौल बदले ना बदले, पूरा आपका सिचुएशन बदलने वाला माहौल होना चाहिए। तो यहाँ पे सवाल ने बोला कि मैन दवाई क्या है, एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन की मैन दवाई होती है ADR। कौन सी होती है, ADR। एट्रोपिन नहीं होती है, एमिनोफाइलिन या डेरिफाइलिन नहीं है। द मैन मेडिकेशन फॉर एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन इज ऑलवेज एड्रीनलिन माय डियर फ्रेंड। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, A, B और C तीनों ही गलत है। जो मुख्य दवाई होगी एक्यूट एनाफाइलेटिक रिएक्शन की वो कौन सी होगी, एड्रीनलिन, ADR। इसको शॉर्ट में लिखते हैं AD और R, और एड्रीनलिन इसको नाम देते हैं। और कितना होता है, तो एडल्ट के अंदर तो 1:1000 ये होता है एडल्ट रेशियो, याद रखना। बच्चों में इसको काम में लेंगे 1:10,000। ये चिल्ड्रन के अंदर इसका डाइल्यूशन रहता है ADR का, जब भी हम देते हैं। ADR जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन के लिए दवाई दी जाती है, इसको इंट्रामस्कुलर मोस्टली दिया जाता है। इसको आप इंट्राडर्मल भी दे सकते हो, इंट्रामस्कुलर इसको दिया जाता है इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा लाने के लिए। नॉर्मली ऐसा होता है, क्योंकि इंट्राडर्मल एब्जॉर्प्शन बहुत धीरे होता है, तो इंट्रामस्कुलर इसको देते हैं। IV देते हैं जब कोई कार्डियक कंडीशन हो, मरीज बिल्कुल एकदम डिमाइंस हो गया हो, अरेस्ट हो गया हो, उस समय हम IV भी देते हैं इसको। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसको ज़्यादातर हमने बोला इंट्रामस्कुलर देते हैं, इंट्राडर्मल भी इसको दे सकते हैं। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया। इफेक्ट को फास्ट लाने के लिए IM देते हैं इमरजेंसी में, लेकिन IV नॉर्मली बहुत ज़्यादा सीवियर वो आपका कंडीशन हो तो IV भी देते ऐसा। अगला प्रश्न, सवाल कह रहा है डिजीज विच इज नॉट फाउंड इन इंडिया इज, कौन सी बीमारी भारत में नहीं पाई जाती है। जर्मन मीजल्स, जापानीज एनकेफेलाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस और येलो फीवर। चलो कुछ ऐसा है कि हमारे देश में कुछ नहीं पाया जाता है। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, अगर आपको फॉरेन जाना पड़े तो आप कौन सा वैक्सीन लेके जाते हो, येलो फीवर। येलो फीवर जो है ये वैक्सीन होती है वहाँ पे, याद रखना। हाँ येलो फीवर ठीक है। बाकी सभी इंडिया में भी पाई जाती है, जर्मन मीजल्स और ये सब इंडिया में भी पाई जाती है। अगला यहाँ पे प्यारे दोस्तों, द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब यहाँ पे एक नई बीमारी हम आप लोगों के सामने लेके आए। इस बीमारी का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम नाम देते हैं फाइब्रोटिक डिजीज ऑफ पैनक्रियाज, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का प्रॉब्लम है। ये किसका प्रॉब्लम है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का डिसऑर्डर है। और इसके अंदर सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसके सिक्रेशन थिन की जगह क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, थिक। एक्सोक्राइन ग्लैंड के डिसऑर्डर है, सारे थिन सिक्रेशन क्या हो जाता है, थिक हो जाते हैं। और थिक सिक्रेशन जो है वो रुकावट कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, है ना, थिक सिक्रेशन। और ये जो रुकावट होती है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है, जिसको हम फाइब्रोटिक डिजीज ऑफ पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, इसोफेगस नहीं है, स्टमक नहीं है। तो यहाँ पे पैनक्रियाज जो है वो दोनों काम करेगी, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन सिस्टिक फाइब्रोसिस में पैनक्रियाज। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी सभी बातें गलत है। तो पैनक्रियाज इज द ग्लैंड विच इज अफेक्टेड। फाइब्रोटिक डिजीज ऑफ पैनक्रियाज इज नॉन एज सिस्टिक फाइब्रोसिस। और सिस्टिक फाइब्रोसिस में जब टेस्ट
करते हैं हम तो टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव रिजल्ट स्वेट क्लोराइड टेस्ट का नाम है और पॉजिटिव रिजल्ट स्वेट क्लोराइड का इंडिकेट करता है कि बच्चा सिस्टिक फाइब्रोसिस से सफ़र कर रहा है। अगला प्रश्न है, एक मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो कि पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है। पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर यहाँ पे रहता है। तो अगर पेप्टिक अल्सर किसी मरीज में हुआ है, स्टोमक में कोई अल्सर हुआ है, तो इस अल्सर के होने का मेजर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या रहता है? तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे रहेगा एच पाइलोरी। कौन सा रहेगा? एच पाइलोरी। इसको बोलते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये मेजर है। ई कोलाई यूटीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट है, यूटीआई का। स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस जो है स्किन के इन्फेक्शन करता है। ये स्टेफाइलोकोकस और स्टेप्टोकोकस जो है ये स्किन के इन्फेक्शन करता है। स्किन इन्फेक्शन इनके द्वारा होता है। यूटीआई जो होता है ये ई कोलाई के द्वारा होता है। और एच पाइलोरी जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, आपके पेट में जाता है और एसिडिक पीएच पे भी जिंदा रहता है। कितना नेगेटिव आदमी होगा कि जहाँ पे सभी बैक्टीरिया जाके उनका छमका लग जाता है, बेचे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ये वहाँ पे भी जिंदा रहता है। तो जो बैक्टीरिया एसिडिक पीएच पे सर्वाइव कर ले, ऐसे बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नहीं बोल सकते तो क्या बोलेंगे? और ये होता है और इसको हम एच पाइलोरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, जिन रसगुल्लों ने यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का ऑनलाइन कोर्स परचेज नहीं किया है, 21 अगस्त को ये बैच शुरू हो चुका है। पूरा थ्योरी बैच है, आपको पूरा सिलेबस पैटर्न के ऊपर पूरी तैयारी कराई जाएगी और पूरे उत्साह के साथ में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें, ऐप के ऊपर ये बैच अवेलेबल है। 21 अगस्त को शुरू हो चुका है। पूरा एग्जाम, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना है, तो रोज क्लास होती है, डेली क्लास होती है। आज ही तैयारी शुरू करें उत्कर्ष ऐप से, जीत वाली तैयारी। इस बार यूपीपीएससी पार। अगला क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सवाल सोच के जवाब लिखिएगा। लेटरल डेविएशन ऑफ द वर्टिबल कॉलम इज नोन एज। वर्टिबल कॉलम जो है लेटरल साइड में डेविएटेड हो गया। जब वर्टिबल कॉलम का लेटरल डेविएशन हो जाता है, साइड में डेविएशन हो जाता है, उसको हम काइपोसिस, हर्निएशन, इंट्रावीनस डिस्क प्रोलैप्स, इंटरवर्टिबल डिस्क प्रोलैप्स और स्कोलियोसिस, लेटरल डेविएशन ऑफ वर्टिबल कॉलम। तो भाई साहब क्या हो जाएंगे? ऐसे तिरछे हो जाएंगे, है ना, ऐसे तिरछे चलेंगे। स्कोलियोसिस कहता है कुबड़, कुबड़ नहीं बेसिकली, हाँ तिरछा। तो तिरछे भाई साहब हो जाता है। जब लेटरल डेविएशन होता है आपका वर्टिबल कॉलम का, तो भाई साहब थोड़े तिरछे हो जाते हैं, है ना। हाँ, पुष्पा, पुष्पा, पुष्पा नहीं है ये स्कोलियोसिस है। इसको क्या बोलते हैं? स्कोलियोसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न, नर्स मोनी। नर्स मोनी केयर दे रही है एक मरीज को, जो मरीज एक्सपीरियंस कर रहा है सेंसरी परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस। इस परसेप्शन को हम किस नाम से जानते हैं? कोई स्टिमुलस नहीं है और मरीज कहता है वो आया, वो आया, वो आया, देखो आया, आया, आया। दैट इज समथिंग लाइक दैट। हु इज आया? एंड मरीज को क्या लोचा हुआ है? उसका दिमाग इतना हिल कैसे गया है? बताओ, ये मरीज का दिमाग हिल कैसे गया इतना कि वो आया आया क्यों कर रहा है भाई साहब? सेंसरी परसेप्शन विदाउट स्टिमुलाई। क्या बात है, इसको बोलते हैं हेलुसिनेशन। विदाउट स्टिमुलाई और विद स्टिमुलाई, विद स्टिमुलाई, किसी स्टिमुलाई के होते हुए फॉल्स परसेप्शन अगर हो, फॉल्स परसेप्शन अगर हो स्टिमुलाई के साथ में, इसको हम इल्यूजन के नाम से जानते हैं। डिल्यूजन जो होता है, डिल्यूजन, ये फिक्स फॉल्स बिलीफ, FFB, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। इसको हम इल्यूजन के नाम से जानते हैं, इल्यूजन, डिल्यूजन। और डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन, होपलेस, वर्थलेस प्लस हेल्पलेस। जब हम होपलेस, वर्थलेस और हेल्पलेस हो जाते हैं तो इसको हम डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। डिप्रेसिव एपिसोड्स मरीज में आते हैं कि मरीज होपलेस हो गया, मरीज वर्थलेस हो गया, मरीज हेल्पलेस हो गया, न रही आस न रही आशाएं, सब कुछ हो गई खाक, है ना। तो ये डिप्रेशन है। हेलुसिनेशन मैंने आपको बता दिया, फिक्स फॉल्स बिलीव। डिल्यूजन को कहते हैं
और इल्यूजन मैंने आपका बता दिया कि विद स्टिमुलाई अगर मरीज मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है, गलत इंटरप्रिटेट कर रहा है, रस्सी है सांप समझ रहा है, रस्सी को कह रहा है सांप, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको प्यारे दोस्तों आपका नाम दिया जाएगा फॉल्स परसेप्शन विद स्टिमुलाई, मिस परसेप्शन कहते हैं बेसिकली उसको। और फॉल्स परसेप्शन अगर करता है मरीज, है ना, तो इसको एलुसिनेशन कहते हैं। डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन तो छो होता लाले, लेकिन एक बात बताना कि अगर इस एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। तो आपकी ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, है कि नहीं है? हाँ, और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मुश्किल कुछ भी नहीं दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हमारे हाथ में एक काम है और वो काम क्या है? बेस्ट और बेस्टेस्ट प्रयास करना, है कि नहीं? एक जगह पे लगातार अगर आप खोदें तो जल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, लेकिन लगातार एक ही जगह पे गड्ढा खोदना पड़ेगा। 10 गड्ढे खोदोगे तो कभी जल नहीं मिलेगा आपको। एक ही जगह पे लगातार 10 दिन तक खोदने से शायद वहां से जल निकल जाए, आज नहीं तो कल निकल जाए, कल नहीं तो परसों, लेकिन जगह एक ही रखना। तो मेहनत एक ही पॉइंट पे रह के करना, लगातार डिस्ट्रक्शन अवॉइड कर लो। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, तुम कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। तुम ये जो लगातारनेस है, जो हमारा कंटिन्यूटी है, जो हम लगातार चीजें कर रहे हैं, तुम उस पे रहना, तुम अडिग रहना, तुम संकल्प शक्ति पे रहना। फिर देखो तुम हिम्मत, फिर देखो उस संकल्प शक्ति का ताकत, फिर देखो तुम क्या से क्या मतलब जबरदस्त कर जाओगे। संकल्पित रहो, संकल्पित मन ही तुम्हें सफल बना सकती है। फॉलोइंग आर द मेजर साइकेट्रिक इमरजेंसी एक्सेप्ट वन। 4 चीजें यहां पे हमने लिखी है और सभी के सभी मेजर साइकेट्रिक इमरजेंसी है, एक को छोड़ के। बताओ क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई ना, एक छोटा बटन है लाइक बटन, प्रेस करो, तुरंत स्पीड के साथ में कुछ और तरह के जवाब आपके अंदर से निकलेंगे, क्योंकि आपकी सोच को बदल देता है, ये आपके अंदर एक विश्वास पैदा करता है और पूरे विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है प्यारा दोस्तों। रेप, डिजास्टर, सुसाइड और ग्रिप रिएक्शन, 4 बातें साइकेट्रिक इमरजेंसी सारी की सारी है। जैसे रेप एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम साइकेट्रिक इमरजेंसी के नाम से जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेप एक साइकेट्रिक इमरजेंसी है। डिजास्टर एक इमरजेंसी, इसमें कोई दो राय नहीं। सुसाइड, इससे बड़ा इमरजेंसी क्या हो सकता है? भाई साहब लटक गए तो लटक जाना एक इमरजेंसी है। रेप एक इमरजेंसी है। और किसी भी मरीज में डिजास्टर आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, इमरजेंसी। ग्रिप रिएक्शन, दुख हो रहा है, कोई साइकेट्रिक इमरजेंसी नहीं है। ग्रिप रिएक्शन जो होती है, दाबदा जिसमें चलता है, मरीज डिनाइल करता है, एंगर होता है, बार्गेनिंग करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एक्सेप्ट करता है, ये कोई इमरजेंसी नहीं है। ग्रिप रिएक्शन इज नॉट ए साइकेट्रिक इमरजेंसी। रेप इज ए इमरजेंसी, डिजास्टर इज ए इमरजेंसी, सुसाइड इज ए इमरजेंसी, बट ग्रिप रिएक्शन इज नॉट ए इमरजेंसी, इट इज नॉट एट ऑल। ये कोई इमरजेंसी नहीं है, ग्रिप रिएक्शन सिर्फ ग्रिप रिएक्शन है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया इज, डिमेंशिया में वो डिमेंशिया कौन सा है जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का है? पिक्स डिजीज, पार्किंसोनिज्म डिजीज, एल्जीमर डिजीज और टिक्स डिजीज। डिमेंशिया का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? डिमेंशिया का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? एक ऐसा डिमेंशिया जो कॉमनली देखने को मिलता है और बहुत सारे मरीजों में देखने को मिलता है, और ये डिमेंशिया का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। आपको क्या लगता है प्यारे दोस्तों, ये कौन सा डिमेंशिया है? पहला हमने बोल दिया ये पिक्स डिजीज है, दूसरा हमने बोल दिया ये पार्किंसंस है, तीसरा एल्जीमर है और चौथा टिक्स डिजीज है। टिक्स बीमारी होती है ना, वो तो किसी एक एक्शन को रिपीटेडली करना, उसको टिक कहता है, टिक। हाँ, कोई भी एक एक्शन करते हो और बार बार रिपीटेड करते हो, रिपीटेड किसी एक्शन को करना, कोई एक एक्शन आप कर रहे हो और उस एक्शन को आप रिपीटेडली करते हो, उसको टिक के नाम से जानते हैं, टिक। तो टिक्स डिजीज तो किसी एक्शन को रिपीटेड करना। एल्जीमर बीमारी, मेरे प्यारे दोस्तों, एल्जीमर बीमारी जो है ये एक तरह का डिमेंशिया है, और ये कैसा डिमेंशिया है? ये मोस्ट कॉमन टाइप का डिमेंशिया। पिक्स डिजीज जो है वो ये नहीं है, पार्किंसंस भी ये नहीं है। पार्किंसंस भी एक डिमेंशिया है,
सॉरी पिक्स डिजीज भी एक डिमेंशिया है, बहुत रेयर है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गंभीर है। और पार्किंसोनिज्म जो है वो तो आपका ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया, ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया, TRB, 3 सिम्टम। डोपामिन डेफिशिएंसी डिजीज बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, डोपामिन डेफिशिएंसी डिजीज है। ट्रेमर्स होता है जो पिल रोलिंग टाइप के ट्रेमर्स रहते हैं, रिजिडिटी होता है जो कि आपकी कोग व्हील रिजिडिटी होती है, और डिमेंशिया होता है, सॉरी ब्रेडिकाइनेशिया होता है जो कि पूरी बॉडी के मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाते हैं। तो इसको हम 3 सिम्टम से जानते हैं, एक हो गया आपका ट्रेमर्स, एक हो गया आपका रिजिडिटी, और एक हो गया आपका ब्रेडिकाइनेशिया। तो एक बीमारी को हमने क्या नाम दे दिया, टिक्स डिजीज, जिसमें रिपीटेड एक्शन होता है, सेम चीज़ का रिपीटेशन। एक हमने एल्जीमर डिमेंशिया जो कि मोस्ट कॉमन है, और एक पार्किंसोनिज्म, ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेशिया। अगला प्रश्न, यूपीपीएससी का बैच ज्वाइन करने के लिए आपको उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उत्कर्ष ऐप पे आया हुआ यूपीपीएससी का जो आपका कोर्स है ना, लाइव फ्रॉम स्टूडियो कोर्स है, वो आपको परचेज करना पड़ेगा। थ्योरी कोर्स है, टारगेट बैच के नाम से है यूपीपीएससी। तो सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाओ, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करो, और वहाँ से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाउ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी इज, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का बेस्ट इंडिकेटर क्या है, क्रूड बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट। यहाँ पे आपको बताना है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का बेस्ट इंडिकेटर क्या है, बहुत आसान सा सवाल है और बहुत अच्छे से जवाब भी दिया जा सकता है। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट है उनको रिप्लेस करने का हिमाकत और ताकत। तो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी जो है वो बर्थ रेट के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट जो है वो आपका रिप्लेसमेंट का काम करते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट या ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट वहाँ पे नहीं रहेगी। इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रूड बर्थ रेट के नाम से जानते हैं, CBR इसको हम बोलते हैं, जो कि टोटल रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी के नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। एक करेक्ट आंसर है, B, C और D तीनों ही गलत है। समझ में आ रही है प्यारे दोस्तों? कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो अगरबत्ती लगा के आगे बढ़ो। अगरबत्ती का मतलब है प्रेस द लाइक बटन एंड मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट। अगला सवाल, पॉपुलेशन विच इज कवर्ड बाय PSC इन हिली एरिया। याद रखना, हिली याद रखना, प्लेन और हिली दो बातें हैं, प्लेन और हिली दो बातें हैं, दोनों बातों को साइमल्टेनियस याद रखना है। सवाल सारे के सारे रिपीट होने की संभावना है। ये सेशन आपके लिए बहुत ही रामबाण होने वाला है। 2 सेशन में हमेशा कहता रहता हूँ, जरूर जरूर अटेंड करना, बिल्कुल मत भूलना। और ये सेशन आप लोगों के लिए रामबाण है। और कल सुबह का सेशन 8 बजे होगा। रोज सुबह कितने बजे होता है सेशन? 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे। कल सुबह कितने बजे होगा? 8 बजे। तो कल हमारी जो मॉर्निंग की क्लास है मेरे प्यारे मित्रों, वो सुबह ठीक 8 बजे होगी। कल हमारी मॉर्निंग की जो क्लास है प्यारे मित्रों, वह सुबह ठीक 8 बजे होगी। आप सभी लोग सुबह 8 बजे मॉर्निंग की क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। कितने बजे? सुबह ठीक 8 बजे। एक उत्साहित मन के साथ में जुड़ना, मजबूत मन के साथ में जुड़ना। और इस मॉर्निंग के सेशन में हम करने वाले हैं धुआं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त, है ना। और ये मॉर्निंग का सेशन ठीक कितने बजे होगा? सुबह 8 बजे होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमने यहाँ पे बोला पॉपुलेशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हिली और प्लेन, 2 एरिया की हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, हिली और प्लेन एरिया। तो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, सब सेंटर, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, अलग अलग हम बात करें तो यहाँ पे 3000 और 5000, 3000 और 5000, 20000 और 30000, 20000 और 30000, और यहाँ पे हम बात करें 80000 और 1,20,000, 80000 और 1,20,000। तो अगर मैं प्लेन और हिली एरिया की बात करूँ और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करूँ और हिली एरिया की बात करूँ,
तो यहाँ पे जवाब कितना बनेगा, 20,000 बनेगा। कितना बनेगा, 20,000। अगर मैं बात करता प्लेन एरिया की, याद रखना, अगर मैं बात करता प्लेन एरिया की तो यहाँ पे जवाब कितना बचता, यहाँ पे 30,000 बनता। लेकिन मैंने प्लेन की नहीं बात करके किसकी बात की, हिली एरिया की, तो 20,000 यहाँ पे रहा। अगर मैं सब सेंटर की बात करता तो 3,000 और 5,000, प्लेन में 3,000 और हिली एरिया में 5,000, है कि नहीं है। और अगर मैं बात करता कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की तो 80,000 और 1,20,000। जब मैं प्लेन में बात करता तो 80,000 और हिली में बात करता तो 1,20,000। एक को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एरिया, और एक को क्या बोलते हैं, हिली एरिया। प्लेन एरिया और हिली एरिया, ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली आपको याद रखनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। सब सेंटर पीएससी और सीएससी, तो यहाँ पे आंसर ए रहेगा, दैट इज 20,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हिली एरिया के अंदर। पॉपुलेशन कितनी कवर करेगा, 20,000। कितनी करेगा, 20,000। अगला प्रश्न, ऑल वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में सारे के सारे वैक्सीन जो है इनको हम स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं, हिली एरिया में हमेशा पॉपुलेशन कम कवर होती है, प्लेन एरिया में ज़्यादा होती है। हिली एरिया में कितना, 80,000। प्लेन एरिया में कितना, 1,20,000। तीन 3,000 5,000, है कि नहीं, 20,000 30,000। क्लियर, 80,000 1,20,000। जो छोटे नंबर है वो हिली है, जो बड़े नंबर है वो प्लेन है, मैदानी भाग और पहाड़ी इलाके। अब अगला सवाल लिखो तुम। सवाल ने बोला वैक्सीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल ऑफ प्रिवेंशन स्टोर, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम, कोल्ड बॉक्सेस। वैक्सीन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कौन से लेवल पे स्टोर करते हैं, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड बॉक्स और कोल्ड बॉक्सेस। आईएलआर किस में करते हैं, आईएलआर में। आईएलआर का फुल फॉर्म है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आईएलआर। तो जो डीप फ्रीजर होता है जहाँ पे वैक्सीन स्टोर किया जाता है वो आईएलआर होता है। हम उसको आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर के नाम से जानते हैं। आइस लाइंड मतलब वो बर्फ से पूरा ढका हुआ, तो जो बर्फ से ढका हुआ रहता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। आईएलआर उसको शॉर्ट में बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एपिडेमिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, इस सवाल ने बोला है कौन सा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का कंपोनेंट नहीं है। बहुत इजी सवाल। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है उसमें 3 लोग आते हैं, एजेंट आता है, होस्ट आता है और एनवायरनमेंट आता है। अरे भाई साहब, यहाँ पे एजेंट आएगा, एक होस्ट होएगा और एक एनवायरनमेंट होएगा, तभी तो बीमारी देने वाला और बीमारी का माहौल, 3 चीज़ें होगी। लेकिन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर सर्वेलेंस नहीं होता है। ये जो ट्रायड है इसको हमने नाम दिया एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के अंदर 3 चीज़ें तो होती है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी और वह है सर्विलेंस। तो मेरा करेक्ट आंसर तो सी बन जाएगा। ए, बी और डी तीनों ही गलत है। समझ में आया। हु इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, होस्ट, एनवायरनमेंट और सपरर, है कि नहीं। अगला प्रश्न है गोबी हैज बीन प्रमोटेड बाय। गोबी को कैसे प्रमोट करते हैं हम। पहला है, अच्छा गोबी है क्या, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज गोबी, यू ऑल नो ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ चार्ट, ओआरएस। पहला हमने क्या लिखा, ग्रोथ चार्ट, दूसरा है ओआरएस, तीसरा है ब्रेस्ट फीडिंग और चौथा हमने यहाँ पे लिखा इम्यूनाइजेशन। पहला है ग्रोथ चार्ट, ओआरएस, ब्रेस्ट फीडिंग और इम्यूनाइजेशन, इसको हमने नाम दिया गोबी।
और इस गोभी में यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ उन्होंने ये गोभी की स्ट्रेटजी दिया, WHO, FAO या UNDP यहाँ पे नहीं है। तो गोभी जो है इसकी स्ट्रेटजी जो है गोभी यूनिसेफ के द्वारा ये गोभी स्ट्रेटजी चलाई गई। इसमें 3F भी होता है बिल्कुल, फीमेल एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग। हाँ, तो ये 3 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग, ये भी गोभी का ही कंपोनेंट है। और यूनिसेफ के द्वारा इसको गोभी को प्रतिपादित किया गया था, मतलब गोभी यूनिसेफ के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ओरल पिल्स टू द यूजर, द हेल्थ वर्कर विल आस्क अबाउट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। ओरल पिल्स जब हम यूजर को प्रिस्क्राइब करते हैं तो हेल्थ वर्कर सभी चीज़ें उसको पूछेगा, एक चीज़ को छोड़ के, मतलब सब चीज़ें पूछी जाएगी। जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल किसी मरीज को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो उसमें सभी तरह की हिस्ट्री ली जाएगी। ऑल टाइप ऑफ हिस्ट्री आर टेकन फ्रॉम द क्लाइंट व्हेन द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज प्रिस्क्राइब। एक ऐसा हिस्ट्री है जो यहाँ मरीज में नहीं लिया जाएगा। पहला है नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन, काफ टेंडरनेस, हेडेक और स्वेलिंग ऑफ फिट। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जब मरीज को दी जाती है तो मरीज में मोर चांस है कि वहाँ पे क्या बने, थ्रोम्बस बने। देयर इज मोर चांस कि मरीज में क्या बनने की रिस्क है, थ्रोम्बोसिस बनने की रिस्क है, थ्रोम्बोसिस बनने की रिस्क है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जब मरीज को दिया जाता है तो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस है। तो अगर मरीज के काफ मसल में टेंडरनेस है तो इसको पॉजिटिव ओमान साइन कहते हैं। और ओमान साइन जो है वो डीवीटी का साइन है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का साइन होता है ओमान साइन, तो इट में भी ओमान साइन। हेडेक होने की रिस्क है और फुट में स्वेलिंग होने की रिस्क है। जब पाँव में, लेग में डीवीटी होती है तो लेग पूरे स्वेल्ड हो जाते हैं। तो ये 3 सिम्टम तो डीवीटी के सिम्टम हैं। लेकिन ये जो है नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कोई परमानेंट मेथड नहीं है, ये टेम्पररी मेथड है। तो पहले बच्चे कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो बढ़िया ही होंगे और नहीं है तो हो जाएंगे, बंद करोगे तो ये कौन सा परमानेंट इलाज है, ये तो एक टेम्पररी औषधि है, ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, टेम्पररी औषधि है। तो ये टेम्पररी औषधि है जो हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल अगरबत्ती लगा के काम में लेंगे तो और अच्छा काम करती है कि नहीं है। तो जब भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हम मरीज को कहते हैं तो बोले अगरबत्ती लगा के लेना, तो कहानी अलग तरह की बन जाएगी। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बी, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। आई होप आप लोगों ने इस शानदार क्वेश्चंस को बड़े उत्साहित मन के साथ में समझा होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे है वह है कि अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय, अर्ली प्रेगनेंसी जो है किसके द्वारा मेंटेन्ड होती है। पहला लिखा हुआ है प्लासेंटा के द्वारा, दूसरा है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, तीसरा है ब्रेस्ट के द्वारा, चौथा है ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा। 4 बातें हमने यहाँ पे लिख दी है। और सवाल ने ये पूछा है कि अगर किसी लेडी में अर्ली प्रेगनेंसी है और उसको मेंटेन करना है तो उसको मेंटेन करने वाला कौन रहेगा, हु मेंटेन अर्ली प्रेगनेंसी, इट्स प्लासेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम और ब्रेस्ट और ग्राफियन फॉलिकल। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जवाब आपको लिखना है, लेकिन जवाब कहाँ लिखना है, वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखना है। अपना सुंदर और बेहतरीन जवाब वहाँ पे पुट कर देना है। और कल सुबह की क्लास ठीक 8 बजे होगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। रोज़ सुबह 6 बजे होती है, कल सुबह की क्लास ठीक 8 बजे होगी। तो आप सभी लोगों को उत्साहित मन के साथ में सुबह की क्लास से ज़रूर जुड़ना है और एक बड़े ही मनोयोग और बड़े ही चिंतन और बड़े ही शुभ माहौल के साथ में इस पूरे क्लास को आनंद मन से एंजॉय करना है, ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर से बेहतरीन कर सको। याद रखना, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन के साथ में कल, एक और शानदार महा सेशन के रूप में इसी चैनल के ऊपर ठीक सुबह 8 बजे। जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।